नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के अगले अध्याय में, और टू बी स्पेसिफिक पीरियोडिक फंक्शन पार्ट 2 के अंदर। बट पीरियोडिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज, मतलब पीरियोडिक फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी। वन सेकेंड। और वो ऑब्जर्वेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा आई ओपनर होंगी, प्लस साथ ही साथ वो ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को गणित को एक नए नजरिए से देखने में भी मदद करेंगी एंड आपकी थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो पीरियोडिक फंक्शंस में हम आगे बढ़ें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और इसमें पीरियड्स की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, और इंजीनियरिंग में इसका आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ अब आगे के रिसर्च के लिए कुछ ज्ञान, आगे की स्टडी के लिए, आगे की डिस्कवरीज के लिए कुछ ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जो कि अगेन हम ऑब्जर्वेशन के जरिए ही सीखेंगे, और वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम लोग देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। बेसिकली मैं कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो यदि मैं इनपुट में एक वेरिएशन ले आऊं, इनपुट में एफ ऑफ एक्स ना लेके एन ऑफ एक्स ले लूं, ठीक है। यानी कि मैं एक नया फंक्शन देखूं जो कि हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स, मतलब x को मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर मैं ये देखूं कि एफ ऑफ एक्स में मैंने कोई नंबर ऐड कर दिया है या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इससे फंक्शन में क्या परिवर्तन आता है। या फिर मैंने फंक्शन के अंदर एक कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर नहीं सॉरी बाहर, तो इससे क्या परिवर्तन आता है। और या फिर मैंने फंक्शन के अंदर, फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया है, लेट्स से यहां पे मैंने ऐड कर दिया है, तो इन चीजों की वजह से एक फंक्शन के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और भविष्य में ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहां खत्म नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम चीजों को रोटेट करेंगे, जब हम फिजिक्स के अंदर थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे, तो हम रोटेशन को भी देखेंगे, और वो पार्ट हम लोग गणित का फिजिक्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो शुरुआत यहां से होगी, लेकिन जर्नी यहां खत्म नहीं होगी, जर्नी की तो ये शुरुआत है। तो हम देखते हैं एक फंक्शन को जो कि आपका एफ ऑफ एक्स है। अब यहां पर एक फंक्शन लेते हैं हम लोग और उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यदि मेरे पास एक फंक्शन है, से फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर का फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया है, एफ ऑफ एक्स मैंने लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक नया ग्राफ प्लॉट करूंगा जो कि होगा मेरे पास एफ ऑफ एन एक्स का, जो कि होगा मेरा ब्लू कलर से एफ ऑफ एन एक्स, और एन की वैल्यू अभी के लिए मैं ले लेता हूं 3x ले लेता हूं, ठीक है, 3x ले लेता हूं। लेट से मैंने 3x लिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ मतलब अभी इसको लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x। चलो, अब हमने अपने पैरामीटर्स ले लिए हैं, अब बारी आती है ऑब्जर्व करने की। तो ऑब्जर्व करें अगर, तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया है जो फंक्शन ये होता है, ये तो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो कि एक ऑपरेटर होता है या फिर एक इक्वेशन होता है। उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में, वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, बट यहां पर इनपुट हो जाता है आपका 3x। बट अब 3x में आप x की वैल्यू को जब आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यदि इस फंक्शन में आप x की वैल्यू 1 लोगे, तो यहां पर वो इनपुट हो जाएगा आपका 3। यानी कि 1 जो है अब आपका 3 के साथ मैप हो गया। इसको आप एक अनदर फंक्शन की तरह देख सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो कंपोजिट फंक्शन भी आप इसे कह सकते हो, जिसमें आपने दूसरा फंक्शन जो है वो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर x का इनपुट 1 होगा, तो यहां पर इनपुट, फंक्शन के अंदर जो इनपुट होगा वो आपका 3 हो जाएगा। यदि इनपुट 2 होगा, तो फंक्शन के अंदर 3 ऑफ 2 आपका बन जाएगा एफ ऑफ 6 बन जाएगा। यानी इनपुट जो है, ऑब्जर्व करो और अपनी साधारण भाषा में बात करो, तो इनपुट जो है ना, वो 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ध्यान से समझना, इनपुट जो है वो 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और आपने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक्स की तरह ही लिया हुआ है। तो पॉइंट को समझना, ये कुछ भी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है और सोचना है, अपने आप जवाब मिलेगा कि मैंने एक्स एक्सिस को तो एक्स ही रखा हुआ है, एक्स में अभी भी 1 इधर ही होगा, 2 इधर ही होगा, 3 इधर ही होगा, 4 इधर ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन जो अगर मैं इस नए फंक्शन को प्लॉट करूंगा, तो क्या होगा कि जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, तो उस नए फंक्शन के अंदर वो एफ ऑफ 1 नहीं होगा, बल्कि एफ ऑफ 3 होगा। तो जो इस एफ ऑफ एक्स में 3 पर इनपुट आया था, ये वाला सेम, उसको मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, वो 1 पे, सॉरी आउटपुट आया था, सॉरी एफ ऑफ 3 पे जो आउटपुट आया था, वही आउटपुट आपका एफ एक्स की वैल्यू जब 1 लोगे तो आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अगर मैं एफ ऑफ 3x को प्लॉट करता हूं, जो कि मेरा ब्लू कलर से है, तो उसका आउटपुट 1 पे, जब x की वैल्यू 1 होगी, तो एफ ऑफ 3 उसका आउटपुट होगा, जो कि मैंने एफ ऑफ 3 वाली लाइन पे पॉइंट कर दिया है।
यदि मैं कहूं कि एफ ऑफ जीरो पे बात करूं तो जीरो ही होगा, 3 मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो हो गया। अगर मुझे एफ ऑफ टू चाहिए, एफ ऑफ टू चाहिए तो मुझे यहां पर करना होगा 2/3। 2/3 पे अगर मैं करूंगा, मान लेता हूं मैं x का कोऑर्डिनेट लेता हूं 2/3, तो एफ ऑफ 3x क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो 2/3 लेस देन 1 होता है और ये ऑलमोस्ट 2/3 पोजीशन पर है, यानी कि इस पॉइंट पे होगा। तो एफ ऑफ 2 का आउटपुट तो मेरे पास ये है, तो इसका आउटपुट भी मेरे पास यहां पर आएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से श्रिंक हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका ग्राफ। तो अब बात आती है, सिर्फ ग्राफ को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को हमें ऑब्जर्व करना है। और वो ये है कि यदि x का इनपुट की रफ्तार आप लोग बढ़ा देते हो, इनपुट में आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो ग्राफ आपका वही आउटपुट, जैसे जो आउटपुट पहले 1 पे आ रहा था वो 1/3 पे ही आ गया है, यानी कि जल्दी आ गया है। x कोऑर्डिनेट 1/3 पर ही आ गया है। जो आउटपुट 2 पर आ रहा था वो 2/3 पे ही आ चुका है, 2/3 पर ही आ चुका है। जो आउटपुट 3 पर आ रहा था वो 1 पे ही आ चुका है, यानी आउटपुट आपके जल्दी आ रहे हैं। तो आउटपुट जल्दी आ रहे हैं, तो यानी कि x में जो बढ़ने की रफ्तार होगी और y में जो बढ़ने की रफ्तार पहले थी एफ ऑफ एक्स के अंदर, कि x 1 यूनिट बढ़ रहा था तो y में आप इतना ही बढ़े थे। इसको मैं ऑब्जर्व कराऊं, x में आप इतना बढ़े थे तो y में देखो आप, y में सिर्फ आप इतना ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन अब x में आप सिर्फ इतना ही बढ़े हो। इसको जूम कर सकते हो आप यूट्यूब पर, ठीक है, या फिर वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं जूम करूं तो ये ऐसे है, पहले यहां पे 1 था, तो जहां पहले आप 1 यूनिट बढ़ रहे थे तो y में आप इतना इंक्रीज कर रहे थे, वेयर एज एफ ऑफ 3x के अंदर आप 1/3 पर ही ये वैल्यू अचीव कर लेते हो, यानी कि आपने बस थोड़ी सी बढ़ोतरी करी और आपने इतना y में अचीवमेंट हासिल कर ली। इट मींस कि इसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ है y की वो बढ़ गई, यानी इनपुट में आपने अगर एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो y की जो ग्रोथ है उसकी रफ्तार उतनी ही तेज हो गई जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली y की जो ग्रोथ है ना वो 3 गुना तेज हो गई है। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करते अगर इनपुट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो वो 4 गुना बढ़ जाती, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 गुना बढ़ जाती। और वही अगर n की वैल्यू मैं लेस देन 1 ले लूंगा, तो अगर कोई नंबर जैसे 0.3 है, यदि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.3 ही आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 आएगा, यानी कि इनपुट आपका छोटा होता जा रहा है। तो उस केस में y की जो ग्रोथ है, y की जो रफ्तार है बढ़ने की x के मुकाबले, वो घट जाएगी। तो उस केस में ये फंक्शन आपका ऐसे फैलने लगेगा। यदि n लेस देन 1 होगा तो फंक्शन फैलेगा एफ ऑफ एक्स के मुकाबले, और यदि n ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन सिकुड़ जाएगा आपके ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स फंक्शन के सामने। और यही है देखो आपकी सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत काम आएंगी आगे चल के, ठीक है, आगे चल के मतलब 11th 12th में भी काम आएंगी और इंजीनियरिंग में भी काम आएगी। तो हमने ये जान लिया कि यदि फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है और मैं एफ ऑफ एन एक्स को देखूं, तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, साधारण भाषा में चले, n ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन जैसा भी होगा फंक्शन सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास n लेस देन 1 है तो फंक्शन फैल जाएगा। साधारण भाषा में चलते हैं, अपने आप आपको टर्म्स धीमे धीमे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो हो गई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं कि यदि हम एक फंक्शन के अंदर इनपुट में कोई नंबर ऐड करें तो क्या होता है, एक नंबर ऐड करें तो क्या होता है। अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। चलो मैं यहां पर एक फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक रैंडम कर्व ले लेता हूं, एक रैंडम कर्व ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं दूसरे फंक्शन को देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं ऑब्वियसली कलर में परिवर्तन लाना चाहूंगा। मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन, और यहां मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं। चलो 2 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर प्लॉट करता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 2, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ज्ञान नेचर खुद देता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ही ऑब्जर्व करो और देखो क्या मिलता है आपको। तो यदि मैं x का ये कोऑर्डिनेट लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं x का ये कोऑर्डिनेट है a, तो a पे जो आउटपुट है वो तो ये रहा, ठीक है। अब सेम इसी फंक्शन को देखो, जब इस फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन तो सेम टू सेम ही है, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो इसका आउटपुट है एफ ऑफ ए पे, जो आउटपुट है वो ये वैल्यू है, मान लेते हैं ये वैल्यू b है, तो एफ ऑफ ए पे आउटपुट आएगा b। लेकिन यदि मैं x प्लस एन को देखूं, तो यदि मैं x प्लस 2 के अंदर x की वैल्यू a माइनस 2 लूंगा, ये x की वैल्यू है, x को लेता हूं मैं a माइनस 2, तब उसमें प्लस 2 ऐड होगा और फाइनली एफ ऑफ a मेरे पास बचेगा और इसका आउटपुट जो होगा वो b होगा। तो यानी कि सेम आउटपुट अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 में देखूं तो मुझे कहां मिलेगा, a माइनस 2 पे मिलेगा। एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो यहां से मान लेते हैं कि इतनी लेंथ 1 यूनिट है,
और इतनी लेंथ वापस से, तो यहां पे मैं 2 यूनिट पीछे आ गया, तो जो आउटपुट मुझे यहां मिला है वो आउटपुट मुझे यहां मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं हर पॉइंट को देखूं, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को देखूं, मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा, तो अल्फा में 2 यूनिट अगर मैं पीछे आऊंगा तो यही सेम आउटपुट मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं जीरो पे चलता हूं तो एफ ऑफ जीरो पे, जो पहले एफ ऑफ जीरो है मेरे पास, x+2 के अंदर मुझे ये मिलेगा -2+2 पर, यानी कि मैं 2 यूनिट पीछे आता हूं यहां पर, तो इस पे जो आउटपुट था वो ये रहा, तो इसका आउटपुट मुझे यहां मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं एफ ऑफ जीरो पे जो आउटपुट था वो ये रहा, सेम आउटपुट मुझे यहां मिलेगा। अब अगर मैं इनको प्लॉट करूंगा ना, तो ये एकदम सिमेट्रिक होगा, मतलब कि ऐसा समझ लो इसकी एक परछाई सी बनेगी। यहां पे थोड़ा रैंडम फिगर बन गया है, लेकिन ओ उप्स, ये कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ठीक उसका एकदम पैरेलल कॉपी सी बनेगी, एक एग्जैक्ट कॉपी सी बनेगी। तो यहां पर यदि आप देखोगे, क्या मैंने सही किया है? हाँ सही किया है, ठीक है सही किया है। तो जो यहां पर ग्राफ बन रहा है वो बेसिकली स्लाइड करेगा। बेसिकली ये ग्राफ जो है ना, इसको अगर आप ऐसे देखो, इसको अगर मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राफ है, तो ये ग्राफ जब x में मैंने 2 यूनिट्स ऐड किए ना, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट पीछे स्लाइड हो गया। ठीक है, ये ऊपर नहीं गया है, ये x एक्सिस में स्लाइड हुआ, यानी लेफ्ट चला गया है। तो इट मींस +2 करने पर ग्राफ जो है वो 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में गया है। अगर मैं x में +2 ऐड कर देता हूं, तो इट मींस अगर मैं +n ऐड कर दूंगा तो ग्राफ n पॉइंट्स पीछे चला स्लाइड हो जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। और सेम यदि आप इसमें x-2 करते तो ग्राफ आपका 2 यूनिट आगे स्लाइड हो जाता, और ये आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ये काम है आपका ऑब्जर्व करने का, इसी तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना और फिर ऑब्जर्व करना। तो देखो यहां पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ गई दूसरी परिस्थिति के अंदर। तो भैया एफ ऑफ एन एक्स देख लिया हमने और x + -n देख लिया हमने। अब ये चीज थी, इसमें अभी हमने जो किया वो बेसिकली हमने इनपुट के अंदर परिवर्तन किया, इनपुट को n से मल्टीप्लाई किया और इनपुट में मैंने ऐड किया। ठीक है, अब हम आउटपुट में देखते हैं कि आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है। तो आउटपुट में देखने का मतलब क्या है वो अभी आप समझ जाओगे। तो मैं यहां पे लेता हूं y = f(x) और मैं आउटपुट में परिवर्तन करता हूं। देखो ये y = f(x) है, ठीक है, y = f(x) है। मान लेते हैं मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, ये साइन फंक्शन ले लिया, ठीक है, y = f(x) है और ये वैल्यू है 0, यहां पर आएगा π/2, यहां पर आएगा पाई, यहां पर आएगा 3π/2 और यहां पर आएगा 2π। ठीक है, ले लिया। अब मैं करता हूं एक नए फंक्शन को बनाता हूं, जो कि होगा, आप अब आउटपुट में परिवर्तन करोगे, y = लेट्स से 2 टाइम्स f(x), या फिर मैं ले रहा हूं n ऑफ f(x). ठीक है, मैंने यहां पर n को f(x) के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये फाइनल आउटपुट है। फाइनल आउटपुट को आपने n से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अब आप y में परिवर्तन करने जा रहे हो। तो यदि मैं इस फंक्शन में 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली होगा क्या, f(x) तो एज इट इज आउटपुट देगा। आउटपुट के बाद आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन आप यहां पर क्या करो, सिंपली लाइंस बना लो। ठीक है, सिंपली ऐसे लाइंस बना लो और फिर यहां पर आप चाहो तो स्केल की मदद से, 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो स्केल की मदद से आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि ये 1 इंच के आसपास है तो थोड़ा सा छोटा है, यहां पर प्लॉट हो गया। इसको मैंने लिया, ये 1.567 पे है तो यहां पे रखा, जस्ट डबल किया और प्लॉट कर दिया। इसको मैंने लिया 2.4 पे है तो 2.4 वाला पॉइंट यहां रखा और प्लॉट कर दिया। इसको मैंने लिया, ये आता है मेरे पास 2.5 से थोड़ा सा कम है तो ठीक उसी पॉइंट पे रखता हूं और यहां मैंने प्लॉट कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरा ग्राफ जो है वो डबल हो गया, मतलब उसकी जो लेंथ है, जो भी आउटपुट है आपका, वो डबल होता जा रहा है और ये फाइनल ग्राफ मेरे पास बनकर आ रहा है। तो ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब बारी आती है अगले ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हम यहीं पे ले लेते हैं रेड कलर से, सेम फंक्शन के लिए, कि यदि मैं आउटपुट में ही किसी नंबर को ऐड करूं, ठीक है, आउटपुट में किसी नंबर को ऐड करूं तो क्या होगा। तो बेसिकली y = f(x) + 4 ले लेता हूं मैं, ठीक है, 4 ले लेता हूं। तो अब देखो, यदि मैंने यहां पर 4 लिया या प्लस माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है, तो होगा क्या, पहले तो आउटपुट आ जाएगा जो कि मेरा ये ब्लैक कर्व है, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आया, अब आपने उसमें 4 यूनिट्स ऐड कर दिए हैं, यानी कि यदि मेरा आउटपुट 0 होगा तो 0 में मुझे 4 ऐड करना होगा, 1 2 3 4। तो f(0) तो मेरा 0 था, लेकिन y क्या है, 0 + 4, तो आउटपुट मेरा 4 पे चला गया। अब यहां पर तो 1 आउटपुट है मेरे पास π/2 पर, ठीक है, तो लेकिन 1 + 4 करूंगा तो वो 5 पे चला जाएगा। तो बेसिकली मेरा ग्राफ जो है
वो 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 4 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। और वही अगर मैं इसे माइनस करता तो ये 4 यूनिट नीचे चला जाता। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर हो गई देखो आपकी नई फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां से हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व किया, और उन चारों ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर मैं यहां पर लिखूं तो वो ये आता है कि मैंने फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स देखा, मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एन देखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एन देखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एन देखा। ठीक है, इन 4 ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए मैं क्या देख पा रहा हूं कि पहले 2 केस में मैंने इनपुट के साथ छेड़खानी करी है, इनपुट को बदला है। तो यदि मैं n को x से मल्टीप्लाई करता हूं और n 1 से बड़ा होता है, ठीक है, इसके अंदर भी 2 केसेस निकल जाते हैं, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, व्हेन n इज लेस देन 1। ठीक है, और फिर और भी केस निकलते हैं, ठीक है, कि व्हेन n इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1, व्हेन n इज लेस देन -1। ये आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और बस मैं हिंट दे देता हूं, कुछ अल्टा पल्टी होगी। ठीक है, तो ये वाला केस आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जर्व हुए हैं वैसे ये भी ऑब्जर्व हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व जरूर करना। फिर आते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अच्छा इस केस में क्या हुआ था, अगर n ग्रेटर देन 1 था तो फंक्शन सिकुड़ गया था, व्हेन n लेस देन 1 था तो फंक्शन फैल गया था। वेयर एज जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और जब लेस देन 1 होगी तो क्या होगा वो आप खुद बताना मुझे। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में देखते हैं कि x प्लस माइनस एन में क्या हुआ। जब आपने n ऐड किया उसमें, तो ग्राफ यदि आपने पॉजिटिव n लिखा है x के बाद, तो ग्राफ जो है नेगेटिव में n यूनिट्स सरक जाएगा। ठीक है, वेरएज नेगेटिव n लिखा है तो n x डायरेक्शन में पॉजिटिव n यूनिट्स आगे सरक जाएगा। तो ये x में आपकी x डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है। और जब आपने n को मल्टीप्लाई किया आउटपुट के साथ, यानी आउटपुट आपका f ऑफ x ही है, तो ग्राफ बस जो है n टाइम्स बड़ा हो जाता है, n टाइम्स, चाहे वो नेगेटिव में तो नेगेटिव n टाइम्स बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव n टाइम्स बड़ा हो जाएगा। वेरस जब आप उसे ऐड कर रहे हो तो बेसिकली ये जो ग्राफ जो है, अगर ऐड कर रहे हो तो उतने पॉइंट ऊपर चला जाएगा एज इट इज, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उतने पॉइंट नीचे आ जाएगा एज इट इज। ये हो गए हमारे पास हमारे चारों ट्रांसफॉर्मेशंस। अब देखो, अब हम लोग यहां पर इन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। अब अगली चीजें जो हमें देखनी है वो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, अब अगली चीज है कि न्यू फंक्शंस आपके जो बन रहे हैं दो फंक्शंस के जोड़ घटाव के साथ, और ये ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों के लिए जरूरी है जो कि ये है कि यदि दो फंक्शन है आपके पास और उन दोनों फंक्शंस को आप ऐड करते हो और एक नया फंक्शन बनता है, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा। बड़ी ही सरल सी कहानी है। आप सिंपली एक फंक्शन ले लो, ठीक है, लेट से मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, ये रहा, ठीक है, और मैं यहां पे इसको लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और मैं यहां पर लेता हूं एक दूसरा फंक्शन जो कि होगा मेरे पास, लेट से ये वाला जो कि है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इन दोनों को ऐड करना। पहला केस जो मैं लेता हूं वो लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नया फंक्शन है एच ऑफ एक्स जिसको आप वाई से रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, आउटपुट्स को ऐड करते जाओ। तो भैया एक स्केल उठाना है, 2 मिनट में ये काम हो जाएगा। और वो क्या है कि अगर मैं सबसे पहले ग्रीन कलर का ही यूज करता हूं, अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट को देखूं, ठीक है, जहां पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपली स्केल लूंगा, ये 2.5 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पर 2.5 यूनिट्स यानी कि जस्ट इसका डबल कर दूंगा। बेसिकली ये जो लाइन है, एक एफ ऑफ एक्स की लाइन है और एक जी ऑफ एक्स की लाइन है, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने बस उसको डबल करके यानी ऐड करूंगा तो वो डबल हो जाएंगे। ऊपर मैंने प्लॉट कर दिया। सिमिलरली अब मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 3.8 समथिंग, तो मैं 3.8 को यहां पे रखता हूं, ठीक है, सॉरी, ये आ रहा है 3.8 समथिंग, ठीक है, और ये आ रहा है मेरे पास 1.9। तो अब 3.8 और 1.9, एक का आउटपुट है 3.8, एक का आउटपुट है 1.9, तो इस 3.8 में 1.9 को ऐड कर देता हूं। तो 1.9 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से मैं एक और पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट जो कि आ रहा है 5.4 आ रहा है, ठीक है, और इसको मैं देखता हूं तो ये आ रहा है 0.8, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बस 0.8 ऐड कर देता हूं, ये रहा। एंड यहां पर मेरा इसी तरीके से मुझे एडिशन करना है, यहां पे भी 2 पॉइंट लूंगा, दोनों की लेंथ मेजर करूंगा और ऐड करके ऊपर प्लॉट कर दूंगा। तो फाइनली मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, और ये है मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब माइनस वाला बताने की जरूरत है, यू आर स्मार्ट इनफ। एक लेंथ लोगे,
ठीक है, मान लो एफ ऑफ एक्स है आपके पास, उसमें से जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कैसे? एफ ऑफ एक्स की जो लेंथ है वो इतनी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो लेंथ है, चलो आप वैसे समझ ही गए हो बट फिर भी बस शो कर देता हूं। एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स यानी कि इतनी लेंथ उठा के मैं यहां से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फाइनल आउटपुट इधर आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को देखूं तो दोनों की लेंथ सेम है, तो सेम लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 पॉइंट आ गया मेरे पास। अब यहां देखते हैं, यहां पर ग्राफ उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जी ऑफ एक्स जो है वो ऊपर है और एफ ऑफ एक्स जो है नीचे है। तो आपने जो ये एफ ऑफ एक्स में से, आप बेसिकली एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस कर रहे हो। तो एफ ऑफ एक्स तो इतना ही है, लेकिन जी ऑफ एक्स जो है वो इतना बड़ा है। तो इतनी बड़ी पूरी लाइन उठा के आपको इस एफ एक्स में से माइनस करना है। ये एफ एक्स की लेंथ है, ये जी एक्स की लेंथ है, तो एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करना है। मान लेते हैं ये 4 है और ये 7 है, तो आपको 4 में से 7 घटाना है, यानी कि -3 आएगा। इसको आप उठा के इसके पैरेलल में रखोगे तो 4 4 तो मैच हो गया और ये बचेगा -3। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो इसको उठा के जब सॉरी यहां पे रखोगे तो ये पॉइंट कुछ यहां आएगा और यहां पर भी आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सी, आप इस तरीके से ग्राफों को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप भी अभी तक सोच रहे होगे कि यार ये तो बड़ी साधारण सी चीजें हमें पता है, लेकिन करना बहुत आसान है और ये है भी बड़ा आसान। लेकिन अगर हम इसको करते नहीं है ये सोच के कि ये तो बड़ी आसान सी चीज है, तो जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो हमारा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा ही हमने फीड नहीं किया है। सो इस वजह से हमें डिफिकल्टी आती है। अब देखो, प्लस माइनस कर लिया, आसान था। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं अब मल्टीप्लाई, और जैसे ही मैं कहता हूं कि दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भैया अब कुछ नहीं करना है। एक ग्राफ ये ले लिया और एक ग्राफ ये ले लिया, मान लो, ठीक है, दो अलग अलग ग्राफ ले लिए। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या करना है, आपके पास आउटपुट्स हैं, मान लेते हैं ये ए वैल्यू है आउटपुट की और इसी कोऑर्डिनेट पर यहाँ पे वैल्यू बी है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 हो जाएगा आपका 6। तो इस एक्स पर आउटपुट आ जाएगा आपका 6। ऐसे ही सारे आउटपुट्स को आपको मैच करना है और मल्टीप्लाई करते हुए निकाल देना है। जहां जहां कोई भी ग्राफ 0 पर आएगा वहां पर आपका फाइनल आउटपुट 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो आसानी से, और ऐसे ही आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और मजा आता है आपके डिवीजन के अंदर। ये भी सिंपल प्लस माइनस की तरह ही है, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब बारी आती है यदि हम फंक्शन को डिवाइड करते हैं। इंस्टेड अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, और यहां पर अब चीजों को देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो क्या है कि मान के चलो कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये रहा, साइन फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, और ऊपर मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेता हूं, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। जरा डिवीजन के पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब डिवीजन के अंदर एक चीज आती है कि डिवीजन में जहां जहां पर भी नीचे वाला फंक्शन मेरा gx है, ये फंक्शन मेरा gx है, ऊपर वाला f ऑफ x है, ठीक है। फोकस करना है डिनोमिनेटर पे, ठीक है, क्योंकि यदि आप f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान से देखो कि ये g ऑफ x क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का और जीरो के साथ कितना गहरा संबंध होता है ये आप जानते ही हो। तो जीरोस पे ऑब्जर्व करो कि यदि यहां पर gx 0 है, यहां पर gx 0 है और यहां पर gx 0 है, तो इस केस में f ऑफ x की जो भी वैल्यू है, जो कि यहां पर कांस्टेंट है, मान लेते हैं k है, f ऑफ x इज इक्वल टू k है, तो k डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। वो कहां से आएगी वैल्यू, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, गई बोर्ड के बाहर गई, अनंत चली गई इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू होगी, बेसिकली बाकी की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, सिंपली आप k को मान लेते हैं इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू c है, इसकी वैल्यू d है, तो बाकी की वैल्यू k अपॉन a, k अपॉन b, k अपॉन c, k अपॉन d ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप यहां पे देखोगे तो जो d है वो c से बड़ा है, c जो है b से बड़ा है, b जो है a से बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है और k तो उतना ही है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो की वैल्यू घट जाती है। तो इसका मतलब ये ऑल द वे इन्फिनिटी से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आती है, ई है ना, ये k डिवाइड बाई ई की जो वैल्यू है, मान लेते हैं वो अल्फा है, और लेट से अल्फा वैल्यू यहां पर है, ठीक है। तो ये ऑल द वे घूमता हुआ आएगा कर्व में स्ट्रेट लाइन में नहीं, कर्व में घूमता हुआ आएगा यहां तक, ठीक है, यहां तक घूमता आएगा। और इसके बाद वापस से आपका जो डिनोमिनेटर है देखो घटने लगा है, वापस से डिनोमिनेटर घटने लगा है, तो इसका मतलब यहीं से ये यू टर्न मारेगा और ऊपर जाएगा, और यहां पर 0 है, 0 पे आते आते ये वापस इंफिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, क्योंकि अब वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। लेकिन अब 0 के जस्ट बाद देखो क्या होता है यहां तो ये 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन 0 के जस्ट बाद ये जो फंक्शन है, जैसे 0 के बाद आया, अब यहां पर जो gx है ना, gx की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, नेगेटिव a, नेगेटिव b, नेगेटिव c, इस तरह से। और यहां पर मान लेते हैं ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो ये नेगेटिव e तक जाएगा,
ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचा, यानी कि जीरो के जहां पर ये जीरो पहुंचा है, इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट नेगेटिव दुनिया में है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से, अगर मैं एक बार को माइनस सी से ए की तरफ अप्रोच करूं, ठीक है, यहां पे देखूं तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो कुछ होगी के डिवाइड बाई सी के बराबर, नेगेटिव के डिवाइड बाई सी। यहां पे जो वैल्यू होगी ये के है, के को आप नेगेटिव सी से डिवाइड करोगे तो जवाब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जवाब नेगेटिव आएगा तो ये ग्राफ जो होगा वो इसका रिजल्ट यहां आएगा, अल्फा वाला, नेगेटिव अल्फा वाला रिजल्ट यहां आएगा, इसका रिजल्ट यहां आएगा, इसका रिजल्ट यहां आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट, अब देखो इस ग्राफ को देखो बस ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये कहां से आ रहा होगा, नेगेटिव इंफिनिटी से। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे जीरो की तरफ, तो जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जाओगे, माइनस के डिवाइड बाई, सॉरी, के डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू माइनस के। ऑब्जर्व करो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अभी सीखने आए हैं, ठीक है। ठीक है, माइनस के डिवाइड बाई -0.5, तो ये हो जाएगा -2k, यानी कि डबल हो गया उसका। के डिवाइड बाई -0.1, तो ये बन जाएगा -10k। के डिवाइड बाई -0.001, तो ये बन जाएगा 1000k नेगेटिव में। यानी कि जैसे जैसे आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, -1 से 0.5 गए, -1 से 0.5 गए, फिर 0.5 से -0.1 गए, फिर 0.001 गए नेगेटिव में, तो आपका जो रिजल्ट है, रेशियो, वो कहां अप्रोच कर रहा है, देखो वो बड़ा होता जा रहा है, बट नेगेटिव दुनिया में। तो ये ग्राफ आएगा आपका नेगेटिव से और यहीं से पलटी मारेगा, अगेन ये नेगेटिव ही है और यहां जीरो तक ये इस तरीके से जाएगा। तो ये ग्राफ यहां पर देखो दो टुकड़ों में बट गया है, और अब ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, और ये वर्ड आपके लिए ईस्टर एग है, क्योंकि कैलकुलस में आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो ग्राफ में आपके एक परिवर्तन आता है, और डिवीजन के ग्राफ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वाला ज्ञान आपको, ये जो सारा ज्ञान अभी हमने लिया है ना, ये सब पीरियड के फंक्शन को जानने में आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि हम बस पीरियड ऑफ फंक्शन की एक डेफिनेशन सी याद करके चले जाते हैं, सवालों में इन्हीं के ऊपर एक परिस्थिति बना के दे देते हैं। हमने ऑब्जर्व किया नहीं, तो वो सवाल आया और हमें लगा कि जेई मेंस और एडवांस बहुत ज्यादा टफ है, एक्चुअली में वो बहुत आसान है। लेकिन आपके लिए मुश्किल क्यों था? क्योंकि इस परिस्थिति को हमने ऑब्जर्व नहीं किया था। तो चारों चीजें, मतलब हर परिस्थिति हमने देख ली, प्लस करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, वो तीनों परिस्थिति सिंपल है। आउटपुट्स को ऐड करो लिखो एडिशन में, माइनस करो लिखो सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करो लिखो सब्ट्रैक्शन में। बस डिवीजन में ध्यान रखो कि भैया 0 0 जहां आएंगे वहां क्या करना है। और इसी के साथ एक बात और आ जाती है कि एक केस यहां पर और बनता है, व्हाट इफ जीएक्स के अंदर कभी जीरो ही ना आए, ठीक है, जीएक्स के अंदर कभी जीरो ही ना आए। मान लेते हैं मेरा जीएक्स इस तरह से है, तो अब सिंपली जैसे मल्टीप्लाई प्लस और माइनस में कर रहे थे ना, सेम वही चीज होगी, और आपका ये ग्राफ अब कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, और इस आउटपुट में कहीं पर भी जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो की लाइन तो ये वाली है, एक्स एक्सिस होती है आपकी जीरो की लाइन, वाई इक्वल टू जीरो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो अब रेगुलर जैसे कर रहे थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, वैसे ही डिवीजन के अंदर भी होगा, लेकिन जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी लाइन, तो डिवीजन में आपको ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन करनी होगी, ठीक है। तो देखो ये ज्ञान हमें अब काम आएगा। तो अब इसी ज्ञान के साथ, इसी ऑब्जर्वेशन के साथ, अब हम पीरियोडिक फंक्शन को देखते हैं, और उसके लिए एक और चीज बचती है हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए, जो हमारी प्री रिक्विसाइट हो जाएगी, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। और वो रेडीनेस क्या होती है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कि अगर मैं कहूं दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, ऐसा समझो, मतलब दो भाई हैं, छोटा भाई एक बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है। छोटा भाई जो है ना, उसके एक स्टेप की जो लेंथ है, ठीक है, मान के चलो दोनों फिक्स्ड लेंथ के स्टेप्स ही आगे चलते हैं। छोटे भाई की जो स्टेप की लेंथ है ना, वो मान के चलो 2 फीट की है, ठीक है। बड़े भाई के जो स्टेप की लेंथ है वो 3 फीट की है, 3 फीट की है, ठीक है। अब ये जो दोनों भाई हैं, ठीक है, वो एक साथ अपने कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक भाई जो है वो आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि भैया ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं एक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। बेशक उसके स्टेप की लेंथ 3 फीट है, स्टेप की लेंथ 3 फीट है, लेकिन वो चलेगा इतना धीरे कि भैया कि जब तक ये मान के चलो 10 फीट भी अगर जाएंगे ना, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि इनकी रफ्तार सेम है। ये अकॉर्डिंगली अपनी रफ्तार को मैनेज करेगा कि ये उसके पैरेलल ही रहे, कभी आगे पीछे ना हो, इन दोनों की रफ्तार क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब ये छोटा वाला भाई जो है, जिसके पैर छोटे हैं, वो जब यहां पहुंचेगा तो वो भी 3 फीट पे पहुंचा होगा, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अपने स्टेप के मुकाबले, ठीक है। अब देखो, अब जो है इस परिस्थिति को ऑब्जर्व करो, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों भाई कुछ कदम आगे बढ़े, मान लेते हैं 10 फीट तक आगे ट्रेवल किया, ठीक है। तो 6 फीट, 9 फीट और 1 फीट ये ले लेता हूं, एक ये हो जाएगा 10 फीट, ठीक है। अब इसको देखें तो ये 2 2 फीट के स्टेप चल रहा है, ठीक है। 3 और 4 यहां आएगा, 4 यहां आएगा और 6 यहां आएगा, 6।
2 4 6, क्योंकि इसके 6 के 6 मैच करना चाहिए, ठीक है। ये 9 है तो 8 यहां पर आएगा, ठीक है, 8 यहां पर आएगा और 10 यहां पर आएगा। 10 10, ये 9 है, ठीक है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, इसके स्टेप लिख देता हूं 3 फीट, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर 2 फीट स्टेप, ठीक है, 1 2 3 ऐसे हमने मैच कर लिया। अब देखो, अब जरा ऑब्जर्वेशन की कहानी पे उतरते हैं। पहले भाई के ये देखो 2 स्टेप्स को देखो, ठीक है, और दूसरा भाई 2 2 स्टेप चल रहा है, ठीक है, 2 2 स्टेप चल रहा है। और जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर 5 है, ठीक है, जरा एक चीज ऑब्जर्व करो कि भैया दोनों के जो कदम है ना, मान लेते हैं कि दोनों भाई राइट स्टेप से आगे, पहला पैर जो आगे बढ़ाते हैं राइट, ठीक है, एक स्टेप में ये राइट स्टेप आगे बढ़ाएंगे और दूसरे स्टेप में ये लेफ्ट स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सबसे पहले राइट स्टेप आगे बढ़ाया, फिर लेफ्ट स्टेप आगे बढ़ाया, और जब यहां पहुंच जाएगा तो वापस से राइट स्टेप आगे बढ़ाएगा, ठीक है, पॉइंट को समझना। वेयर एज जो छोटा वाला होगा वो भी राइट से ही शुरू करेगा, राइट स्टेप, यहां पर लेफ्ट स्टेप, यहां पर राइट स्टेप और यहां पर लेफ्ट स्टेप, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ सही है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट स्टेप आगे बढ़ाया, लेफ्ट स्टेप आगे बढ़ाया, फिर राइट स्टेप आगे बढ़ा और यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब जैसे ही वो यहां पर पहुंचे हैं, यहां पे वैसे स्टेप्स का कोई योगदान नहीं है, मैं स्टेप्स में कुछ अलग ही चीज खोज रहा था, बट मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है अभी ऐसा, तो आएगा तो जरूर बताऊंगा। वैसे तो कोई समीकरण अभी दिखा नहीं है इसमें, लेकिन वो अभी आगे सीखेंगे हम लोग। अब जरा एक चीज देखो, ठीक है, ये दोनों भाई एक ही पोजीशन पर, या फिर राइट लेफ्ट स्टेप की भी बात करें, किस पॉइंट पर ये दोनों लोग, किस पॉइंट पर, इसको सही शब्द देना जरूरी है क्योंकि ये ख्याल अभी अभी दिमाग में आया है, किस पॉइंट पर दोनों ऐसा होगा कि ये अपनी जर्नी को वापस से रीस्टार्ट कर रहे होंगे। यस, ऐसे कह सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब है एक स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब एक न्यू स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है। किस पॉइंट पर दोनों भाई, किस पॉइंट पर दोनों भाई अपनी न्यू स्टेप को एक साथ स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, ये एकदम परफेक्ट शब्द है। तो देखो 2 मीटर पे अगर 2 फीट पे अगर हम देखते हैं तो पहला भाई जो है, छोटा भाई जो है, वो तो अपना न्यू स्टेप स्टार्ट कर रहा है, बट जो बड़ा भाई है वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो उसका स्टेप तो 3 फीट का है। अब 3 फीट पे देखें तो छोटा भाई ऑलरेडी एक दूसरे स्टेप की कंटिन्यूएशन में है, और पहला भाई जो है, बड़ा भाई जो है, वो अभी उसने अपना दूसरा स्टेप शुरू किया है। अब 4 पे देखें तो 4 पे भी दोनों ने स्टार्ट नहीं किया है, आपको दिख ही रहा होगा इन एलिप्स शेप के अंदर। लेकिन 6 वो पॉइंट है, 6 वो पॉइंट है जहां पर दोनों ने अपने अपने न्यू स्टेप की न्यू जर्नी एक साथ शुरू करी होगी। ध्यान से सुनना, एक साथ शुरू करी होगी। और ये पॉइंट आता है कि 6 नंबर की फिर क्या खासियत है इन 2 और 3 के साथ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि एक आदमी है जिसका स्टेप, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल लूंगा बट समझ जाना, ठीक है, 3 फीट का है, 3 फीट का है, और एक आदमी है जिसका स्टेप 7 फीट का है। वियर्ड इसलिए क्योंकि 7 फीट के स्टेप्स होते नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि रोबोट बना रखा है, विशाल ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लेता हूं 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट, 10 फीट, सॉरी 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद आपका आएगा 18, 18 के बाद आएगा आपका 21, 21 के बाद आएगा आपके पास 24, ठीक है। तो 0 3 6 9, फिर आएगा 12 15 18 21 24 और इसके बाद ले लो 28, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगले पड़ाव को देखते हैं। तो अब दूसरा बंदा जो है उसके 7 फीट के कदम है, ठीक है। तो 6 और 9 के बीच में 7 आएगा जो कि यहां होगा, ठीक है। तो 7 फीट, ठीक है। फिर 7 के बाद दूसरा जो कदम होगा वो 14 पे होगा, तो 14 15 के पास होगा, तो यहां पर 15 मतलब यहां पे आएंगे 14 फीट। फिर अगला जो होगा 7 फीट और चलेगा तो 21 पे, यानी 21 पे अगर मैं देखूं तो ये रहे अगले 7 फीट यानी कि 21 पे, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, इस चीज को नोटिस करो। ऑब्वियसली इसके कदम जो हैं वो 7 फीट के हैं और इसके कदम 3 फीट के हैं, ठीक है, 3 फीट के हैं। तो इनको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और इसके कदम हो गए 7 फीट के। कहां पर ये दोनों अपनी जर्नी को एक साथ शुरू करेंगे? ऑब्वियसली 3 फीट पे देखता हूं मैं, नहीं कर रहे हैं, यहां पर भी नहीं कर रहे हैं, 7वें फीट पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं, 9वें फीट पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं, 12वें फीट पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं, 14th पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं एक साथ, 15 पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं, 18 पे चक्कियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन 21 पे ये कर रहे हैं। तो ये 21 जो ये नंबर आया और पिछले बार जो ये 6 नंबर आया, क्या इसमें कोई कहानी है? क्या कोई मैथमेटिक्स की कोई सिमेट्री है या कोई पैटर्न है इस दुनिया के अंदर जो हम देख पा रहे हैं? और वो पैटर्न हम इंसानों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में ढूंढ रखा है। तो यदि आप देखोगे कि ये 21 को और इस केस में 6 को देखोगे तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 21। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6।
तो इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ सीखा था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये पैटर्न्स को खोजने की वजह से हमने एलसीएम को स्टडी करना शुरू किया था। और यहां एक पैटर्न दिख रहा है, मैंने कहा था ना, गणित और विज्ञान की इस ब्रह्मांड में आपको हर जगह पैटर्न देखने को मिलेंगे। आप जितना पैटर्न के करीब पहुंचोगे ना, उतना ही आप उस चीज को समझ रहे होगे। और यहां पर भी एक पैटर्न दिख रहा है कि भैया चल तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन सोचो ये दोनों की जर्नी एक जैसी शुरुआत, मतलब अगर मैं स्टेप्स को एक जर्नी मान के चलूं कि एक स्टेप एक जर्नी है, ठीक है, तो इनकी न्यू जर्नी एक साथ कब स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली इसकी जर्नी जो है वो 3 के मल्टीपल पे शुरू हो रही है और उसकी जर्नी जो है 7 के मल्टीपल पे शुरू हो रही है। सोचो, तो हमें एक ऐसे नंबर पे जाना होगा जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होता होगा, क्योंकि उस नंबर पे इन दोनों की जर्नी एक साथ शुरू होगी। सोच रहे हो ना, क्योंकि 7 का मल्टीपल देखो, वो नंबर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो 7 के मल्टीपल पे नंबर पे 7 के यूनिट पर 7 के एडिशन पर या फिर कहूं यूनिट पर अपने स्टेप्स को रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। वेरस वो 3 के स्टेप पे रीस्टार्ट करेगा। तो वो नंबर जो सबसे छोटा हो और सबसे पहले आता हो, और भी नंबर है जहां ये करेगा, लेकिन वो नंबर जहां ये दोबारा से, जैसे 28 भी वो नंबर है, ठीक है, यहां से देखो 7 स्टेप में 28 आ जाता है, लेकिन और 7 स्टेप में 28 आ जाएगा और 3 के 2 स्टेप में भी 28 आ जाएगा। बट जरा सोचो, सबसे छोटा वो नंबर जहां पे ये दोनों एक साथ अपनी जर्नी को वापस से रीस्टार्ट कर रहे होंगे, वो क्या होगा, वो होगा उनका एलसीएम। क्यों? क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते होंगे। और परिस्थिति में सोचो कि ये तो 7 के स्टेप्स चलेगा, तो भैया वो नंबर जो है वो 7 के मल्टीपल में आना चाहिए, और ये 3 के स्टेप चलेगा तो वो नंबर 3 के मल्टीपल में भी आना चाहिए, तभी ये लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसलिए ये दोनों कहां मिलेंगे, 21 पर ये अपनी जर्नी को एक साथ रीस्टार्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वही है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम का भी देखो हमें एक छोटा सा रिवीजन हो गया। और अब जरा इस ज्ञान के साथ, अब देखो, अब आपको मैंने फुल्ली रेडी कर दिया है पीरियोडिक फंक्शन, देखो कितना आसान बन जाएगा अब आपके लिए, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब जरा चलते हैं, इस बात को समझते हैं। हमारे पास प्रश्न आते हैं जो बड़े डिफिकल्ट से होते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि यार अलग ही लेवल है। लेकिन अब देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 पीरियोडिक फंक्शन है जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये दोनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि रिपीट करेंगे आफ्टर सर्टेन इंटरवल, ठीक है। अब जरा देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका यूनिट जो है, जरा सिंपली जिसकी लेंथ जो है, ये साइन एक्स नहीं लिया, साइन एक्स जैसा बनाया है, बट इसकी जो पीरियड लेंथ है वो मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। और वहीं मैं एक और पीरियोडिक फंक्शन बनाता हूं जिसकी पीरियड लेंथ मैं लेता हूं 3, ठीक है। अब ये कंटिन्यू करेंगे अपने आप को, 2 के बाद 4 इधर आएगा, तो इतने में तो ये एक और रिपीटिशन मारेगा, 4 इधर होगा, ठीक है, फिर 6 इधर होगा, तो एक और रिपीटिशन मारेगा यहां पर, ठीक है। वेरस ये जो है ये एक ही रिपीटिशन मारेगा ऐसे। अब जरा इन दोनों पीरियोडिक फंक्शन को देखो, एक बंदा 3 पीरियड लेंथ पे चल रहा है, स्टेप्स की तरह ही देखो, और दूसरा जो है 2 पीरियड की लेंथ पे चल रहा है। तो ये दोनों, यदि मैं इनको ऐड करता हूं, पहले फोकस करते हैं एडिशन पे, ठीक है। यदि मैं 2 फंक्शंस को ऐड करता हूं तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होके प्लॉट होता जाएगा ग्राफ, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब ये दोनों अपनी जर्नी को, ठीक है, एक साथ वापस से रीस्टार्ट करेंगे, तो जैसा एडिशन, जैसा ग्राफ देखो यहां बन रहा है, इसको देखो, ठीक है, वैसा ही ग्राफ आपका यहां बनेगा, ठीक है, डिप्टो सेम टू सेम। और उसके बाद की जो जर्नी होगी, 6 के बाद की जो जर्नी होगी, वो एग्जैक्टली इसकी कॉपी होगी, जरा सोचो, जिस तरह से यहां पे आउटपुट आ रहा है दोनों का, जब जर्नी दोनों एक साथ रीस्टार्ट कर रहे हैं, एक जैसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, ठीक है, तो दोनों के आउटपुट भी एक जैसे ही बढ़ रहे होंगे, यहां पे आके बदल रहे हैं आउटपुट, तो सेम उसी पैटर्न में यहां पर आके भी इनके आउटपुट जो होंगे, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है, सेम उसी पैटर्न में उसके आउटपुट्स जैसा यहां दिख रहा है वैसा ही यहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वैसा एग्जैक्टली यहां आपको देखने को मिलेगा। और इससे एक बात समझ आ गई कि अगर एक फंक्शन का पीरियड 2 है और दूसरे फंक्शन का पीरियड 3 है, तो ये अपनी जर्नी को एक साथ कब रीस्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 पर, क्योंकि उसके बाद जैसा एडिशन यहां तक हुआ है ना, वैसा ही एडिशन उसके आगे होगा, तो वापस से एक पीरियोडिक फंक्शन देखने को मिलेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से 2 बातें समझ आ गई कि 2 पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करने से जो फंक्शन आएगा वो भी पीरियोडिक होगा, प्लस इस फंक्शन का, इस नए फंक्शन का जो पीरियड होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 2,3। अब हमें ये चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बात को समझ गए हैं, ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। देखो प्लस माइनस में आप क्या करोगे, फंक्शन प्लस होगा तो ऐड करके लिखोगे, माइनस होगा तो माइनस करके लिखोगे, ठीक है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। वेयर एज आप इसमें भी देख लो, मल्टीप्लाई होगा तो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, लेकिन
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है अपने आप को रिपीट करना। यस, चलो रिपीट कर रहा है अपने आप को। अब जैसा आउटपुट होगा, आउटपुट का पैटर्न दोनों फंक्शन का जब सेम होगा तो उनके आउटपुट भी प्लस होंगे तो वो सेम वे में रिपीट होंगे, माइनस होंगे तो वो भी सेम वे में रिपीट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो भी वो सेम वे में रिपीट होंगे। यस और नो? तो वो रिपीटिशन वो वापस से कब शुरू करेंगे? जब दोनों अपनी जर्नी जैसे इनिशियल पॉइंट पे इन्होंने स्टार्ट करी थी वैसी ही जर्नी यहां पर भी स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आप लोगों के लिए साफ सुथरा ग्राफ भी बना देता हूं, ठीक है? जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो साइन वाला कर्व जो है, पहले साइन वाला कर्व कौन सा है? ये वाला है ना, ठीक है? ऐसे बना दिया, ठीक है? और जो ये 2x वाला था, ठीक है, ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है? अब यहां का ग्राफ देखो और यहां का थोड़ा ऊंचा बना दिया मैंने, ठीक है? ऐसे ठीक है, ऐसे। तो यहां जैसे स्टार्ट कर रहा है एग्जैक्टली वही ऐसे ही वहां पे स्टार्ट कर रहा है। बाकी जगह पे तो ये अनऑर्डर्ड हो रहे हैं, बट द थिंग इज आप प्लस करके ग्राफ बनाते जाओगे, कोई बात नहीं, जैसा भी पैटर्न बना बन गया। लेकिन इसके बाद प्लस करोगे तो जैसा पैटर्न यहां से यहां तक बना है वैसा ही पैटर्न ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे फंक्शन फिर सेम जो ऐड करने पे जो आपने एच एक्स फंक्शन बनाया है वैसा ही फंक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, यानी कि अपने आपको रिपीट करेगा। और इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 2, 3 इन 3 केसेस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बात आ जाती है कि भैया डिवीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है? और क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है तो यहां पे इसका रिश्ता जीरो के साथ जुड़ा हुआ है, और इस चीज को हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या आता है कि यदि मैं यहां पर अभी डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि ये एलसीएम ऑफ 2, 3 होगा, ठीक है? क्यों नहीं कह सकता ऐसे? क्योंकि यहां हमें जीरो के साथ भी एनकाउंटर करना है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे फिर अपने कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? अब जरा मैं इन दोनों ग्राफ को अगर देखो कि इसमें 2 है इसमें 3 है, ठीक है? ऑब्जर्व करूंगा मैं 0, 0 पे, ठीक है? मैं यहां पर पहले तो 3 वाले को रेड कलर कर देता हूं। ये बड़ा वाला जो ग्राफ है ना, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, ठीक है? ये रहा, अब वो रेड कलर हो गया। एंड छोटा वाला ग्राफ जो है वो उस पे है। तो यहां पर है 2, यहां पर है 4 और यहां पर है 6, ठीक है? मैं छोटे वाला ग्राफ, ठीक है, जो ये जो रेड कलर का ग्राफ है इसको मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स, और जो ब्लैक कलर का ग्राफ है इसको लूंगा मैं जी ऑफ एक्स, ठीक है? इसको लेता हूं मैं जी ऑफ एक्स। ओके, चलो अब ले लिया, तो यानी कि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में किसको लेना है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, इनिशियल पॉइंट को देखो, दिस इज 0/0, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके तो अनंत नंबर होते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे आ जाओ जहां पर जी एक्स आपका डिनोमिनेटर 0 है, तो भैया इसकी चाहे कोई भी आउटपुट हो, एनी आउटपुट डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे मैं ऐसे जाता हूं कि भाई इधर तो आउटपुट इन्फिनिटी पे जा लिया, ठीक है? अब यहां पे देखें, अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये नॉट डिफाइंड है, पता नहीं। और फिर इन दोनों की वैल्यू देखेंगे, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, दोनों की दोनों डिवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, डिवीजन में तो बहुत सारे आउटपुट्स हमें वो करने पड़ेंगे, मैं आप लोगों को सिंपली डेस्मोस पे ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है? ताकि आपके लिए विजुअलाइज, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉइंट है हमें देखने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूं और मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा इसमें। मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं साइन एक्स का, ठीक है? साइन एक्स का मैंने फंक्शन ले लिया, देखो आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ओ 1 सेकेंड, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी थी, तो किधर गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग? ये रहा, ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यस। तो देखो, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है? अब मैं एक अगला ग्राफ लेता हूं, ठीक है, जो कि मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है, कॉस एक्स, ओ सॉरी, कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है? बट मैं चाहता हूं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं, ठीक है? तो मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, कॉस एक्स प्लस 3, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहां पर इसमें परिवर्तन करना होगा, 1 सेकेंड, कॉस एक्स, हाँ, प्लस 3। तो अब मेरा ग्राफ जो है थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है? और इसको मैं आपको थोड़ा सा उसको भी विजुअलाइज करा देता हूं। मैं यहाँ 3 ना लेके टी ले लेता हूं। आप डेस्मोस के अंदर फिक्स नंबर ना लेके एक रैंडम वेरिएबल अलॉट कर सकते हो। और नीचे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एड स्लाइडर नजर आ रहा है ना, एड स्लाइडर। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पर ऐड करोगे स्लाइडर और देखो टी की वैल्यूज को आप बदल सकते हो। तो अगर मैं टी की वैल्यू अभी अगर 0 लेता हूं, लेट से ये 0 है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने टी की वैल्यू को 1 करूंगा तो आप सिर्फ ब्लू वाले ग्राफ को देखना, सिर्फ ब्लू वाले ग्राफ को देखो अभी, ठीक है? जैसे ही मैं टी को आगे लेके जाऊंगा ग्राफ मेरा एक्स में पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो देखो आपको वो पहला वाला केस का विजुअलाइजेशन हो गया। और टी को जब मैं पीछे नेगेटिव में शिफ्ट करूंगा तो वो आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? और इसके जरिए आप सारी चीजों को आसानी से अपने फोन के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं, यहां पर साइन एक्स का ग्राफ भी ले आता हूं मैं, ठीक है? ले आया मैं, और टी की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1, ठीक है? कॉस एक्स प्लस 1।
ठीक है, 1 ले लिया मैंने। तो थोड़ा सा अब मेरे पास ग्राफ जो है रैंडम हो गया। इस ग्राफ को कर लेते हैं जूम और फिर बनाते हैं एक अगला ग्राफ जो कि होगा, इन दोनों ग्राफों को मैं डिवाइड करूंगा, इन दोनों ग्राफ्स को मैं डिवाइड करूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब मैं लिखूंगा कॉस, यहां पर x प्लस, यहां पर मैं t लिख देता हूं, ठीक है, t लिख दिया मैंने, एंड यहां पर मेरा पार्ट हुआ डन, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो पर्पल कलर का ग्राफ है वो साइन एक्स और कॉस एक्स को डिवाइड करके आया है, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स को डिवाइड करके आया है, एंड ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब देखो सिंपली ये चीज आई कैसे है, ये चीज आई कैसे है, इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ये रेड कलर वाला साइन एक्स है, इसकी वैल्यू ली, ठीक है, और फिर आपका जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है इसकी वैल्यू ली। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है। तो अगर आप साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस टी करोगे तो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट आपका यहां पर नेगेटिव आएगा। तो यहां पर देखो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आया होगा। इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं यहां पर तो ये देखो ग्राफ आपका नेगेटिव जोन में है। अब मैं दिखाता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आउटपुट जो देखो वो नेगेटिव है, वो एक नेगेटिव नंबर है। तो सिंपली इन्होंने आउटपुट्स को डिवाइड किया है एंड यू गेट योर रिजल्ट। अब बारी आती है कि हम यहां पर एक चीज देखें कि जीरोस पे क्या हो रहा है, जहां पर फंक्शन का आउटपुट यानी कि आपका cos x आपका जीरो है, ठीक है। तो हम जूम करेंगे, इसको cos x पे फोकस करेंगे। एक बार ये सारे ग्राफ एक बार हटाता हूं, ठीक है। cos x देखो जीरो कहां कहां पर है, cos x जीरो है यहां पर, ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। और साइन एक्स को ले आता हूं मैं, ठीक है, साइन एक्स को ले आते हैं और इस ग्राफ को भी ले आते हैं, ठीक है, आ गया। जहां पर ये जीरो है cos x देखो यहां जीरो है और यहां जीरो है, जैसे ये जीरो हो रहा है आउटपुट देखो आपका कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहां पे भी देखो कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जैसा कि हमने भी डिवीजन वाले केस में देखा था, ठीक है, हमने भी डिवीजन वाले केस में देखा था। एंड यहां पर यदि आप पीरियड को देखोगे, ठीक है, पीरियड को अगर आप देखोगे तो एक चीज नोटिस करने वाली बनती है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस टी का जो पीरियड होता है वो होता है आपके लिए 2 पाई का, ठीक है। साइन एक्स का जो लैम्डा है, साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, वेरस कॉस एक्स का भी जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो इनका एलसीएम जो होता है वो तो 2 पाई ही होगा क्योंकि दोनों के पीरियड सेम है, ठीक है। बट जो आपका यहां पर जो ग्राफ बन रहा है इन दोनों को डिवाइड करने से उसका पीरियड एक्चुअली में पाई आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। और यहां पर अगेन ऑब्जर्वेशन करनी है और हमें एक चीज पता चलेगी कि भैया 0 से 2 पाई के बीच में यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हो, नंबर्स को मैप करते हो, ठीक है, और पैटर्न देखते हो। तो यहां आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि बेसिकली पहला जीरो और जो अगला जीरो है इसके पीरियड में जब साइन एक्स अपने आप को रिपीट करेगा तो उसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, तो एक जीरो आ रहा है, यानी कि ये 2 खंडों में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो यहां पर जो पीरियड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो, ये पीरियड। अगर यहीं पर ये चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये चीज मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर साइन एक्स में यहां पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, किधर गया, हाँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसका जो पीरियड है वो श्रिंक हो गया, और मुझे इस डिवीजन वाले ग्राफ में भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा तो देखो उसका पीरियड भी यहां पर श्रिंक हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो बड़े वाले पीरियड को देखो भैया, साइन एक्स और कॉस एक्स में बड़ा पीरियड किसका है, ठीक है, बड़ा पीरियड किसका है, साइन एक्स का पीरियड है पाई और कॉस एक्स का पीरियड है 2 पाई, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप पीरियड देखोगे तो पीरियड इसमें ऑलमोस्ट पाई के बराबर ही आ रहा है। कैसे बताऊं मैं ये पाई के बराबर आ रहा है, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, नो, इस पॉइंट को देखो, तो ये यहां से यहां तक 2 पाई में अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, यस। ऑब्जर्व करते टाइम ये ग्राफ चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, ये देखो अब ये ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट कैसे कर रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो इसकी रिपीटिशन कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, यहां से लेकर यहां तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। और अगर मैं इसमें वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं तो यहां पे पीरियड निकल कर आ रहा है 2 पाई, अब पीरियड निकल कर आ रहा है कितना, 2 पाई। और अगर मैं इसको साइन एक्स रख दूं बस, ठीक है, इसको सिर्फ साइन एक्स कर दूं अगर मैं, तो इसको अगर मैं सिर्फ साइन एक्स कर दूं तो पीरियड देखो यहां पर निकल कर आ रहा है सिर्फ पाई,
पॉइंट को देखो, सिर्फ पाई पीरियड निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन के अंदर या तो एलसीएम पीरियड आ रहा है या फिर एलसीएम जो भी है जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उससे हाफ आ रहा है, बट परिस्थिति अनुसार आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और यहां पर मल्टीपल सिचुएशंस में मल्टीपल पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई आपसे डिवीजन में सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचते 11th-12th में क्या ही पूछें, ठीक है। बट द थिंग इज, मुझे पता है इसके ऊपर सवाल नहीं आते हैं आएंगे भी तो बहुत ही सिंपल साइन और कॉस को डिवाइड करने के हिसाब से ही आएंगे, बहुत ही बेसिक से सवाल आएंगे। बट ऑब्जर्वेशन से एक बात हमें समझ आती है, और वो बात पता क्या है, वो बात यहां पर ये है कि जब हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार बहुत सी चीजें एक सिंगल समीकरण में नहीं दिखती हैं, बहुत सी चीजें एक समीकरण से भी समझ आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सप्लोर कराती हैं। और डिवीजन वाला केस कुछ वैसा ही है। और यहां पर ऑब्जर्व करने से हमारी क्यूरियोसिटी तो जागी जागी, और दुनिया को देखने का, गणित को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप यहां पर एक पैटर्न को अगर नोटिस करोगे तो वो पैटर्न, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ऑब्जर्व करो और इस पैटर्न को देखो, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप सोचना सीखोगे, और यही असली शिक्षा होगी, और ये आपको करना है, ठीक है। रेस में मत दौड़ो, पहले सीखो। आप रेस में अपने आप आगे निकल जाओगे। रेस में अभी से दौड़ने लग जाओगे तो थक के हार जाओगे और रेस भी फिनिश नहीं कर पाता है इंसान, ठीक है। सो अब यहां पर एक चीज नजर आ रही है, या तो पीरियड लेंथ का दो ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। दो पीरियड मतलब पीरियड लेंथ जो सबसे बड़ा वाला है उसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, आई मीन टू से एक ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिल रही है कि अगर पीरियड लेंथ मान लेते हैं सबसे बड़े वाले फंक्शन की 4 है और उसमें मान लेते हैं 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये 3 खंडों में डिवाइड हो गया है। तो अगर मान लेते हैं इसका पीरियड 4 है तो फाइनल आउटपुट आएगा 4/3। नए फंक्शन का जो पीरियड होगा डिवीजन में वो 4/3 होगा, या फिर कुछ केसेस में निकल कर आएगा कि वो एलसीएम ही होगा 2/3 के, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई वो नहीं है कि ये केस में ये होगा वो केस नहीं, लाइन सही बोलनी चाहिए मुझे। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप याद कर लोगे इस फंक्शन के लिए ये है, उस फंक्शन के लिए वो है, नहीं। आपको इस केस में फंक्शन को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि एक दो फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप यहां पे ऑब्जर्वेशन के सहारे ही जवाब दे पाओगे। एक रैंडम 0 0 वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लगाते जाओ और उसके बीच के पार्ट को ऑब्जर्व करो और देखो फंक्शन अपने आप को सेम वे में कैसे रिपीट कर रहा है। अगर मैं अभी हमने देखा कि एक बार फंक्शन अपने आप को ऐसे रिपीट कर रहा था और एक बार फंक्शन अपने आप को ऐसे रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे रिपीटिशन में ये पूरा फंक्शन काउंट होगा, ठीक है, ये पूरा, क्योंकि सेम वे में रिपीट करना जरूरी है एक फंक्शन को पीरियोडिक होने के लिए। इस वाले केस में पीरियड आ रहा था पाई और इस वाले केस में पीरियड आ रहा है 2 पाई, ठीक है। आप खुद डेस्मोस पे जाके इन चीजों को देख सकते हो, आपको यहां पर डिफरेंस नजर आएगा। और ये चीज पता लगाना कि ये होगा या ये होगा, फंक्शन को बस शक्ल देख के नहीं बता सकते हो, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इसीलिए यदि आपसे डिवीजन में कुछ पूछा भी जाएगा तो बेसिक साइन बाई कॉस ही पूछा जाएगा, साइन बाई कॉस ही पूछा जाएगा। तो यही चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर पीरियोडिक फंक्शन के अंदर, ठीक है, पीरियड्स कैसे होते हैं वो अगर देखें। और हां, अब एक बार आप इस चीज को नोटिस करो कि डिवीजन वाले केस में एक और बात निकल कर आती है। व्हाट इफ ये जो gx है, मान लेते हैं फंक्शन हमारा ऐसे है, दोनों फंक्शन ऊपर हैं, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब एलसीएम ही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जीरो आ ही नहीं रहा है, एफ और जी एक्स दोनों में कहीं जीरो नहीं आ रहा है। तो उस केस में सिंपली जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में किया था वैसे यहां पर भी एलसीएम वाला ही फंडा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डिवीजन सेम वे में कब दोबारा होंगे, जहां इनके कदम दोबारा से एक साथ शुरू होंगे, और वो कहां मिलेगा आपको, एलसीएम पे मिलेगा। तो जब जीरो आता है तब एलसीएम, तब आपको ऑब्जर्व करना है, और जब जीरो आता ही नहीं है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, देन नो प्रॉब्लम, सिंपली एलसीएम, ठीक है। तो भैया एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जी ऑफ एक्स, ठीक है, आएगा आपका एलसीएम ऑफ, इसका अगर लैम्डा 1 पीरियड है, इसका लैम्डा 2 पीरियड है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, डिवीजन में एक क्राइटेरिया, ठीक है, कि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपसे अमूमन इसी पे सवाल पूछा जाता है। बट फाइनल कंक्लूजन, बट इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड लैम्डा न्यू बाई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आया हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन का फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से एक और पार्ट बनता है, ठीक है, और वो बनता है आपका, ठीक है, अगला पार्ट है पीरियोडिक फंक्शन में। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट ये कनेक्टेड है, इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं इस वजह से, ठीक है। एफ ऑफ एन एक्स, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और एन एक्स को हमने ऑब्जर्व किया ही है, तो इसमें पीरियड क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमने एफ ऑफ एन एक्स को ऑब्जर्व किया था कि अगर आप एन एक्स को
डाल देते हो, nx को अगर आप करते हो, n अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इनपुट जो है उतनी ही रफ्तार से मतलब आउटपुट की जो आने की रफ्तार होगी वो फास्ट हो जाएगी। मान लेते हैं n आपका 2 है, f ऑफ 2x को अगर देखूंगा तो जितने पीरियड में ये फैला हुआ है ना, ये 2 पाई में फैला हुआ है, 2 पाई में, या अगर 2x किया तो इसके आधे में हो जाएगा, यानी कि ये इतने में ही सिमट जाएगा फंक्शन, इतने में ही सिमट जाएगा। और वही अगर f ऑफ 3x लेता मैं तो 2 पाई बाई 3 होता, 2 पाई बाई 3 यहां आएगा, यानी कि ये फंक्शन और कम में सिमट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप f ऑफ nx को ही ऑब्जर्व कर लेते हो तो यहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भैया फंक्शन अपनी रिपीटिशन जो है 2x में तो आधे में ही निपटा रहा है, तो ये फिर से रिपीट करेगा, और 3x में 1/3 में ही निपटा रहा है तो ये 1/3 के बाद ही रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो जहां f ऑफ x का पीरियड होगा लेमडा, तो f ऑफ nx का पीरियड हो जाएगा, nx मतलब अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/6 में ही वो काम हो जाएगा। तो यानी कि अगर वो 1 यूनिट में अपने आप को रिपीट करेगा तो 1/6 के बाद ही वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि पीरियड हो जाएगा लैम्डा बाई 6। या फिर n में कहूं तो nth 1/n में ही वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो लैम्डा बाई n, ये आ जाता है आपका न्यू पीरियड। और ये बिल्कुल भी याद करने वाली चीज नहीं है, क्लियरली हमने ऑब्जर्वेशन से ढूंढा है। हमने यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि बस इसमें ये याद कर लो, अप्लाई कर देना, जवाब आ जाएगा। ऑब्जर्व किया है तभी इस जवाब तक पहुंचे हैं। और एक लास्ट पॉइंट और बचता है, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, आई नो लंबा हो रहा है। ठीक है, वट इफ, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका लैम्डा है। ठीक है, देन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर में n कर दूं अगर मैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो इसके पीरियड के साथ क्या होगा? अब जरा देखो, आपने क्या किया है, f ऑफ x की पावर में n कर दिया है। ठीक है, इसको अगर हमें करना है, वैसे मैं चाहूं तो ये आपको टास्क में दे सकता हूं, बट चलो आपका थोड़ा सा वक्त बचा देता हूं अभी मैं। तो अगर मेरे पास एक ही फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स को मैंने साइन एक्स से ही तो मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स करना है तो फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लीकेशन में जो पीरियड आएगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ सारे फंक्शंस का पीरियड होगा। ओके, अब सबका पीरियड तो सेम ही है, सबका पीरियड तो 2 पाई है, तो जब सारे नंबर सेम होते तो उसका एलसीएम भी तो वही होता है ना, 2 पाई। तो इस केस में आपका पीरियड बदला नहीं? बदला। ठीक है, लेकिन बदला। ठीक है, क्यों बदला ऐसे बताता हूं, क्योंकि इस केस में हम अमूमन ऐसे ही एग्जांपल दे देते हैं, बट नहीं, आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, वो ये है कि n आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। क्यों? बस मैंने ये ऐसे क्यों बोला स्टार्टिंग में, मैं ये बताना चाहता हूं कि बस सुन के ही आगे मत बढ़ो, सोचो, सोचना जरूरी है। ठीक है, सोचो कि भैया अगर पावर 2 है, एफ ऑफ एक्स की पावर 2 है, ठीक है, और आप साइन एक्स का ग्राफ ही देखो यार, साइन एक्स का ग्राफ ही देखो। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसकी रेप्लिका ही तो होती है। अरे यार थोड़ा बड़ा बन गया है, एग्जैक्टली इसकी, अब छोटा बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी रेप्लिका ही तो होती है। अगर यहां पर वैल्यू माइनस 0.8 आ रहा है तो यहां पर वैल्यू माइनस 0.8 आ रहा है। जरा इन दो वैल्यूज को देखो। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, 0.64 होगा, वेरस नेगेटिव 0.8 का स्क्वायर भी तो 0.64 होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो पता कैसे बनेगा? वो पहले तो छोटा हो जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ जाएगा, और 1 पे तो 1 ही होगा। ये जाएगा ऐसे, अरे यार इसके अंदर से जाएगा, कर्व होना चाहिए, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा 0 पे। लेकिन यहां पे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा वो, और ये बन जाएगा कुछ ऐसे। अब इसका पीरियड कितना हो गया? जस्ट हाफ हो गया। पीरियड क्या हो गया? जस्ट हाफ हो गया। तो यदि एफ ऑफ एक्स की पावर में n है पॉइंट, ठीक है, तो इसमें दो केसेस ऑब्जर्वेशन में बनते हैं, n इज इवन, n इज ऑड। ठीक है, यदि ऑड होता, मान लेते हैं क्यूब करते, तो वो ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही बनता। ठीक है, तो पीरियड सेम रहता। तो ये वाली जो बात थी, ये मतलब पीरियड जो एफ ऑफ एक्स का पीरियड है, तो अब मैं इसको ऐसे कंक्लूड करता हूं, इफ एफ ऑफ एक्स की पावर में n, ठीक है, n, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, पीरियड विल बी मैं कहूंगा लैम्डा अपॉन में 2, लैम्डा अपॉन में 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करता है तो, फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव सेम परछाई बनाता है तो, ठीक है, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, वेयर एज वो लैम्डा ही रहेगा इफ n इज इवन एंड n इज ऑड। ठीक है, तो क्या कहानी खत्म हुई? जवाब है नहीं, अभी कहानी और चलेगी। कहानी और क्यों चलेगी जरा देखो। ठीक है, मान लेते हैं, अब हम ऑब्जर्वेशन पे आगे बढ़ते हैं और आगे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें समझ आता है व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ मैं साइन एक्स को जो मैंने ऐसे बना रहा था, ऐसे ना बना के, ये तो ओरिजिनल साइन एक्स हो गया, मैं साइन एक्स को थोड़ा ऊपर ले जाता हूं,
साइन एक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं ऐसे। मुझे राइटिंग के मार्क्स तो कभी नहीं मिले थे, ठीक है। मैं साइन एक्स को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ए ऐसे जाएगा ये, हाँ ठीक है, ये रहा। अब देखो अब क्या होगा, अगर मेरे पास साइन एक्स है, मैंने उसको 1 यूनिट ऊपर बढ़ा दिया है, हाफ यूनिट, ये है मेरे पास साइन एक्स प्लस 1/2 का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ये y इज इक्वल टू 1/2 है। इस केस में देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स करता हूं और उसकी पावर में 2 ही लेता हूं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव्स हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही जीरो पे तो जीरो ही आएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये वाला स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अपने आप को कुछ इस तरीके से रिपीट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से रिपीट करेंगे। अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि फंक्शन का जो रिपीटिशन पैटर्न है ना, वो यहां से शुरू हो रहा है, इसके आगे का यहां कर देते हैं, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। या फिर आगे वाले पार्ट से देख लेते हैं, गंदी राइटिंग है मेरी, ठीक है। मान लेते हैं फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, और फिर देखो जैसा एक पैटर्न बना है वैसा ही रिपीट पैटर्न बना है, यानी कि अब इसके आगे ये रिपीट करेगा। तो इट मीन्स यहां पर जो पीरियड है, यहां पर जो पीरियड है वो अगेन 2 ही है, ठीक है, वो अगेन 2 ही है, क्योंकि जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक का अगर आप गैप देखोगे तो साइन फंक्शन तो 2 पे अपने आप को रिपीट करता है ना, तो जितनी लेंथ इतनी इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है, तो यहां पर पीरियड रहेगा 2 लेकिन बेशक ये स्क्वायर है, स्टिल इसका पीरियड क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये वाला केस, ठीक है, n इज इवन के लिए नहीं है, ठीक है, n इज इवन एज वेल एज, ठीक है। हम इसको क्या बोलें, हम इसको ऐसा बोलें, इसको कोई इंग्लिश वर्ड जो मिले कि भैया जितना ऊपर इसने x में बनाया है ना, x के पॉजिटिव में बनाया है, उसका ही एक सिमेट्रिक वर्जन, उसी की एक 2 कॉपी, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। ये एक पॉइंट भी ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है, बहुत जरा सा भी ऊपर हो जाएगा ना अगर ये फंक्शन, ठीक है, बहुत जरा सा भी ऊपर हो जाएगा अगर, ठीक है, तो ये आपका जो पीरियड होगा वो 2 ही होगा। यानी कि साइन एक्स प्लस 0.00000001 का स्क्वायर, इसका पीरियड होगा 2, ठीक है, वेयर एज साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। बात समझ गए? शब्द इंग्लिश में नहीं पता है मुझे, पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में समझो। अगर फंक्शन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में तो खैर उसके नीचे भी हो सकता है, लेकिन सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे बनी हुई है, जैसा एक्स में बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना है, और एग्जैक्टली एकदम मैच करता है। अगर मैं इसको इधर फोल्ड करके ऊपर कर दूं तो वो उसको एकदम ओवरलैप कर जाए, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे करूंगा और फिर ऐसे करूंगा और ये ओवरलैप कर जाए, उस केस में पीरियड आधा हो जाएगा, अदरवाइज हर केस में आपका पीरियड लैम्डा ही रहेगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन में। ऑब्जर्व कर लिया है? आने दो सवाल, जेई मेंस, एडवांस, एससी वर्मा, एमएल खन्ना, किसी भी किताब के सवाल हम समझ जाएंगे, और ये ज्ञान आपको वेव्स एंड ऑप्टिक्स में भी बड़ा मदद करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मदद करेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी थ्योरीज जो इन वैज्ञानिकों ने निकाली है ना, ऑब्जर्वेशन से निकाली है, ठीक है, रट्टा मार के ये लोग वैज्ञानिक नहीं बने हैं, ये एक सत्य है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं आपको पीरियोडिक टेबल के इस पार्ट से बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ी होंगी। जो जो पार्ट बोला है ऑब्जर्व करने के लिए जरूर करना, और जो यहां ऑब्जर्व किया है उनको भी सेल्फ ऑब्जर्व जरूर करना, और आपकी पढ़ाई हो जाएगी मजेदार, आसान, इंटरेस्टिंग, और आपको बनाएगी क्यूरियस, जिससे बढ़ेगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड अगर आपको लगता है कि स्टेम वेदास के जरिए आपको सही ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन पे एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर लेकर आए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।